मोदी ना 371 की बात करते हैं ना ही 380 की। टारगेट 370 ही क्यों है? इसका जवाब मोदी का पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, जिसमें एक एक सीट का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। किस स्ट्राइक रेट से किस राज्य में जीतना होगा, यहां तक काम हुआ है। मोदी 370 जीतेंगे तो कांग्रेस के पास क्या बचेगा, इसका एहसास कांग्रेस को भी है। क्या इसीलिए कमलनाथ की बीजेपी में आने की खबरें तेज हो गई हैं? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। 370 सीट लाने के लिए मोदी को क्या करना होगा? कौन सी चुनौती का सामना करना होगा, जान लीजिए। 24 में मोदी को 94% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा। बीजेपी को राहुल के सारे गढ़ ध्वस्त करने ही होंगे। इस स्ट्राइक रेट को हासिल करने के लिए मोदी विजय पथ पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। हर सीट का कैलकुलेशन तैयार कर लिया है। मैन टू मैन मार्किंग हो चुकी है। सीट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी भी बन चुकी है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी के टॉनिक से नेताओं का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। दूसरी ओर मोदी विरोधी खेमा पैनिक में है। राहुल की पार्टी में भगदड़ मची है। अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी सरीखे नेता छोड़कर जा चुके हैं। कमलनाथ, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मनीष तिवारी जैसे दर्जनों बड़े नेताओं की चर्चा जोरों पर है। हालात ये हैं कि जिन सीटों को सुबह तक सोनिया राहुल सेफ मान रहे होते हैं, दोपहर होते होते उन पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और शाम होते होते वो किले बीजेपी के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब से लेकर राजस्थान तक हर जगह मोदी एक एक सीट को अलग अलग स्ट्रेटजी से लॉक कर रहे हैं। वोटिंग से पहले ही नतीजे तय करते जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? हर सीट पर मोदी अलग अलग प्लान कैसे बना रहे हैं? कैसे विरोधियों के अभेद्य गढ़ों में सेंध लगा रहे हैं? ये समझने से पहले 24 में मोदी की चुनौती कितनी बड़ी है, ये समझना होगा। 2014 में बीजेपी को वोट मिले 31%, सीटें जीती 282, यानी स्ट्राइक रेट 51.93%। 2019 में बीजेपी को वोट मिले 37.36%, सीटें जीती 303, यानी स्ट्राइक रेट 55.80%। 2024 में मोदी का टारगेट 50% वोट और सीट 370 है, यानी स्ट्राइक रेट 68.13% रखना होगा। लेकिन 68.13% का कैलकुलेशन प्योर मैथ है। पॉलिटिकल कैलकुलेशन इससे बहुत अलग होता है। पॉलिटिकल कैलकुलेटर कह रहा है कि मोदी को 370 का आंकड़ा अगर छूना है तो 68 नहीं, 70 या 75 नहीं, 94% स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी। टेस्ट वनडे मैच नहीं, T20 की ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। इसके पीछे के राजनीतिक समीकरण समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश में 25 सीट, केरल की 20 सीट, पुडुचेरी की 1 सीट, तमिलनाडु की 39 सीट, तेलंगाना की 17 सीट, यानी कुल 102 सीट। यहां पर बीजेपी को स्कोर और स्ट्राइक रेट दोनों पर जबरदस्त काम करना है। मोदी के पास 370 सीट जीतने के लिए 543 माइनस 102, यानी 441 सीटें ही बची हैं। बिहार में बीजेपी को 23 सीट गठबंधन को देनी है। महाराष्ट्र में 18 से 20 सीट अजीत पवार गुट और शिंदे सेना को देनी है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 सीट जयंत चौधरी की आरएलडी और 2 सीट अपना दल एस को देनी होगी।
बिहार, महाराष्ट्र, यूपी गठबंधन की सीटें जोड़ दें तो कुल 47 सीट हो जाती है। यानी मोदी के पास लड़ने के लिए 441 माइनस 47 कुल 394 सीटें बची हैं। मोदी को इन्हीं बची हुई 394 सीट में से 370 का नंबर छूना होगा और इस नंबर के लिए जो स्ट्राइक रेट निकलती है वो है 93.90%, यानी मोटा मोटी 94%। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मोदी को राजस्थान की 25, मध्य प्रदेश की 29, गुजरात की 26, दिल्ली की 7, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5, झारखंड की 14, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर अपना स्ट्राइक रेट 100% रखना होगा। इसके अलावा गठबंधन वाले राज्यों में भी जीत का प्रतिशत 100 नहीं तो 98% रखना ही पड़ेगा। यूपी में अगर बीजेपी 75 सीट पर लड़ती है तो कम से कम 70 से 72 सीट जीतनी होगी। बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में पूरी 17 सीट निकालनी होगी। महाराष्ट्र में अगर 28 सीटों पर बीजेपी मैदान में उतरती है तो 26 से 27 सीट जीतनी होगी। मिशन 370 कंप्लीट करने के लिए बीजेपी को कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी स्ट्राइक रेट बढ़ाना होगा। 94% सक्सेस रेट आसान नहीं होता, लेकिन मोदी एक बार टारगेट सेट कर देते हैं तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इसलिए प्लानिंग 2019 से बहुत अलग है। मोदी ने सबसे पहले उन सीटों को लेकर प्लान बनाया है जिन्हें लेकर राहुल निश्चिंत बैठे हैं। उन सीटों के लिए रणनीति तैयार की गई है जहां 2019 में बीजेपी की जीत का अंतर कम था या इस बार कांग्रेस से चुनौती मिल सकती थी। हर राज्य की हर सीट के लिए मोदी अलग ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। राज्य के हिसाब से आपको समझा देते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। कल तक कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा के किले की पहरेदारी कमलनाथ के जिम्मे थी। चर्चा है कि कमलनाथ इस किले की चाबी लेकर कभी भी बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। इसका असर क्या होगा, ये समझने के लिए पहले आपको मोदी की स्ट्रेटजी और छिंदवाड़ा की हिस्ट्री समझनी होगी। 1952 से छिंदवाड़ा की सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को टिकट दिया। चुनावी सभा में अपना तीसरा बेटा कहकर संबोधित किया। 1980 से लेकर 1991 तक कमलनाथ इस सीट से लगातार 4 बार चुनाव जीते। कमलनाथ का नाम हवाला कांड में आ गया। इसके चलते 1996 में अलकानाथ इस सीट से चुनाव लड़ी और जीती। 8 महीने बाद हुए उपचुनाव में कमलनाथ हार गए और बीजेपी ने पहली बार ये सीट अपने नाम की। 1998 से लेकर 2014 तक कमलनाथ लगातार 4 बार चुनाव जीते। 2014 की मोदी लहर में भी वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। कमलनाथ एमपी के मुख्यमंत्री बने तो इस सीट से 2019 में नकुल नाथ को मैदान में उतारा गया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकमात्र यही सीट बचा सकी। छिंदवाड़ा सीट 1952 से ही बीजेपी के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसके पीछे सोशल इक्वेशन बड़ी वजह है। छिंदवाड़ा में 11.1% दलित, 36.2% एसटी, 4.7% मुस्लिम वोट हैं। कमलनाथ की जितनी मजबूत पकड़ मुस्लिम वोट पर है उतनी ही आदिवासी वोट पर भी। इन वोटों में पार्टी का वोट मिलाकर हर बार कांग्रेस 50% के पार पहुंच जाती है। छिंदवाड़ा कांग्रेस का कितना बड़ा गढ़ रहा है उसका अंदाजा इस बात से लगाइए। छिंदवाड़ा में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। छिंदवाड़ा, परासिया, सौंसर, पांडोड़ा, जुन्नारदेव, चौरई और अमरवाड़ा। 2018 और 2023 में कांग्रेस इस जिले की सभी सीटें जीतने में कामयाब रही, यानी स्ट्राइक रेट 100%। लेकिन अब मोदी के पास मध्य प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करने वाली टीम तैयार हो चुकी है। केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे
पार्टी छोड़ेंगे। सर दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने का असर क्या होगा वो देख लीजिए। कहा जा रहा है कि कमलनाथ के साथ छिंदवाड़ा के 6 कांग्रेस विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। 9 दूसरे विधायक भी कमलनाथ के करीबी हैं, वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा तो सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तक हटा चुके हैं। अब राजस्थान की 25 सीटों पर मोदी का प्लान और राहुल की पार्टी में मची भगदड़ देखिए। मरुधरा की सियासत में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पूर्व मंत्री और वागड़ के कद्दावर नेता। लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री और राजस्थान के बड़े जाट नेता। उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री और अशोक गहलोत के खासिम खास। राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री और गहलोत के खासिम खास। लालचंद कटारिया समेत कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार ज्यादा गर्म है, जबकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कुछ रोज पहले कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर सवाल खड़े कर चुके हैं। राजस्थान कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक ना तो कांग्रेस छोड़ी है, ना ही बीजेपी में जाने की बात खुलकर कही है, लेकिन तय माना जा रहा है कि इनमें से कई नेता जल्द ही मोदी के रथ पर सवार हो सकते हैं। इसका असर क्या होगा वो समझ लीजिए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के बड़े नेता हैं। जनजाति वोटर पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट लॉक हो जाएगी। चर्चा इन्हें टिकट मिलने तक की है। लालचंद कटारिया जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद रह चुके हैं। इस सीट पर पिछले 2 बार से राज्यवर्धन राठौड़ सांसद हैं। जयपुर ग्रामीण सीट पर जाट मतदाता अच्छा खासा असर रखते हैं, यानी कटारिया बीजेपी में आए तो ये सीट भी लॉक मानी है। उदयलाल आंजना जालौर के बड़े नेता माने जाते हैं। बीजेपी सांसद देवजी पटेल इस बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। चर्चा है कि आंजना अगर बीजेपी में आते हैं तो पार्टी जालौर सीट से उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री, इनका यादव मतदाताओं पर गहरा असर है। अगर ये बीजेपी में जाते हैं तो अलवर लोकसभा सीट पर यादव वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर होना तय है। अलवर लोकसभा में करीब 17% यादव वोटर हैं, यानी ये सीट भी मोदी के खाते में लॉक कर दी है। मोदी का हर हाफ चांस विनिंग में कन्वर्ट हो रहा है। एक एक सीट के लिए मेहनत हो रही है। महाराष्ट्र में देखिए कैसे मोदी चुनाव से पहले विरोधियों पर बड़ी माइलेज हासिल कर गए। महाराष्ट्र में 100% स्ट्राइक रेट को लेकर मोदी की रणनीति क्या है वो समझने के लिए आपको महाराष्ट्र की सियासत समझनी होगी। यहाँ कुल 48 सीटों में से पश्चिमी महाराष्ट्र में 11, विदर्भ में 10, मराठवाड़ा में 8, ठाणे प्लस कोंकण में 7, मुंबई में 6 और उत्तरी महाराष्ट्र में 6 सीट और हैं। महाराष्ट्र में इस बार टीम बदल गई है। बीजेपी के साथ इस बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल की पार्टी है। जाहिर सी बात है कि टीम बदली है तो इक्वेशन भी बदलेंगे और रणनीति भी। अब मोदी की नई रणनीति समझ लीजिए। पश्चिमी महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ माना जाता है। शरद पवार के मुकाबले के लिए बीजेपी ने अजित पवार का चेहरा तैयार कर लिया है। यहाँ सियासी जंग चाचा वर्सेस भतीजा होगी और चुनावी जंग ननद वर्सेस भाभी होने की उम्मीद है। ठाणे कोकड़ की 7 सीटों में से बीजेपी 1 सीट जीती, जबकि उद्धव की पार्टी 5 सीटें। इस बार उद्धव के मुकाबले के लिए मोदी ने यहाँ एकनाथ शिंदे को तैयार कर दिया है। मराठवाड़ा की 8 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 4, शिवसेना 3 सीटों पर जीती थी। यहां जीत के लिए बीजेपी को बड़े मराठा चेहरे की जरूरत थी। बीजेपी ने इस कमी को अशोक चव्हाण के जरिए पूरा कर लिया है। चव्हाण के जरिए बीजेपी को कांग्रेस का गढ़ नांदेड़ तो मिल ही जाएगा, बाकी सीटों पर भी मराठा वोट लॉक हो जाएगा। लातूर की सीट को लेकर भी अलग से स्ट्रेटजी बन रही है, यानी तैयारी 100% स्ट्राइक रेट की बनी है। मुंबई में भी सीट के हिसाब से अलग अलग प्लान बन रहा है।
हर सीट को ध्यान में रखकर टीम तैयार हो रही है। मिलिंद देवड़ा शिंदे सेना ज्वाइन कर चुके हैं, यानी मुंबई साउथ के समीकरण सेट हो गए। बाबा सिद्दीकी एनसीपी गुट ज्वाइन कर चुके हैं, यानी सिद्दीकी के जरिए छोटे पवार ने बड़े मुस्लिम चेहरे की कमी पूरी कर ली है। इसका फायदा पार्टी को मुंबई नॉर्थ और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में मिलेगा। मोदी ने महाराष्ट्र में 45 सीट जीतने के लिए 4 बड़े चेहरों का कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया है। ये कौन कौन है देख लीजिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, अशोक चव्हाण। महाराष्ट्र में भी लगभग 45 सीटें मोदी एनडीए के लिए लॉक कर चुके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में कांग्रेस की भगदड़ आप देख चुके हैं। अब झारखंड की तस्वीर समझ लीजिए। झारखंड में 12 कांग्रेस विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल चेहरों का विरोध तेज हो गया है। इसके चलते रांची से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। सीएम चंपई सोरेन ने आज दिल्ली में खरगे से मुलाकात की है। देखिए, वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग उन लोग बात कर लेगा। कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर अगर कलह बढ़ती है तो मुसीबत केवल कांग्रेस की नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी बढ़ जाएगी। वो कैसे, ये समझ लीजिए। झारखंड में जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 17, आरजेडी के पास 1 और वाम दलों के पास 1 विधायक है, यानी कुल 48 विधायक। बीजेपी के पास 26, एनसीपी के पास 1 और आजसू के पास 3 विधायक हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं, यानी कुल 32 विधायक। कांग्रेस के 12 विधायक नाराज होकर रास्ता बदलते हैं तो चंपई सरकार पर संकट आना तय है। अब की बार 400 पार।